वेलकम टू अकेड हब। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का चैप्टर 10 लाख का घर। लाख क्या होता है? लाख एक तरह की धातु होती है जो बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो चलिए फटाफट से चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वो ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। मतलब वो उन्हें बहुत परेशान करना चाहता था कि बस ये कैसे भी यहाँ से चले जाएं। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। अब कुमंत्रणा होता है किसी के बुरे के लिए प्लान करना। वो पांडवों के बुरे के लिए प्लान करता था, तो इसमें उनका साथ कौन देते थे? मामा शकुनी और कर्ण। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह अधिक था। जो धृतराष्ट्र थे, दुर्योधन के जो पिताश्री थे ना, वो प्यार तो करते थे अपने भतीजों से, लेकिन जो उनके पुत्रों का मोह था वो उससे अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी। मतलब वो अपनी बात पर टिकते नहीं थे। पर वो किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। मतलब वो है ना कि दृढ़ निश्चय तो वो ले ही नहीं पाते थे, किसी बात पर टिक ही नहीं पाते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। वो अपने बेटों को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। दुर्योधन जो कर रहा है, गलत रास्ते जा रहा है, वो उसको नहीं रोक पाते थे। इस कारण ये जानते हुए भी कि दुर्योधन को राह पर चल रहा है, उन्होंने उसका साथ दिया। कुराह मतलब गलत रास्ते पर जा रहा है, ये सब जानते हुए भी उन्होंने उसका साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वो कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने अधीन रखने का क्या अधिकार है? जो वहां की जनता बात करती थी, क्योंकि वहां के राजा कौन थे? पांडु थे पहले। क्योंकि पांडु की मृत्यु हो गई, इस वजह से धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया था, क्योंकि बच्चे सारे छोटे थे, तो ये ही थे। परंतु ये जन्म से अंधे थे, इसीलिए इनको अधिकार नहीं था राजा बनने का। लेकिन अब जब पांडव बड़े हो गए तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वो धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। अब ये कौन कह रहा था? ये वहां के लोग बातें कर रहे थे कि अब तो भाई पितामह जो भीष्म है ना, क्योंकि वो सबसे बड़े थे, तो उनको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और धृतराष्ट्र से राज्य लेके युधिष्ठिर को राजा बना देना चाहिए। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। ज्यों-ज्यों पांडवों की ये लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वो और भी अधिक उड़ने लगता था। अब किसकी बात चल रही है? कौन? दुर्योधन। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब इनकी तारीफ होती थी। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पुरवासी तरह तरह की बातें करते हैं। पुरवासी मतलब राज्य के लोग, वो तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रह गए। अब वो क्या कर रहे हैं? उनको पुरानी जो बात थी ना बता रहे हैं कि देखो, आप तो जन्म से देख नहीं पाते थे, इसीलिए आप राज्य से वंचित रह गए थे। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई थी। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि राजा का बेटा ही राजा होता है। पहले पांडु राजा थे, तो उनके बेटे कौन थे? युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े, तो वो राजा बनेंगे। तो इस तरह धृतराष्ट्र और उनके बेटों का तो फिर कभी नंबर ही नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा, पिताजी, हमसे तो ये अपमान नहीं सहा जाएगा। अब वो क्या कर रहे थे? वो अपने पिता को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है। मतलब युधिष्ठिर जो था ना, वो धर्म के अनुसार काम करता था। जो सही होता था, सही का साथ देता था, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन उसे बहुत चाहते हैं। तो वो क्या समझा रहे थे कि जो युधिष्ठिर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, बहुत न्यायप्रिय है, इसीलिए लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब हम उनके अगेंस्ट में कर भी क्या सकते हैं?
ये सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दिया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। अब उन्होंने कुछ न कुछ प्लान कर रखा था, ठीक है, इसलिए वो उनको वारणावत भेजना चाहते थे। वहां पे एक मेला लगता था उसे देखने के लिए। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों से को अपने पक्ष में मिला लिया। जो जैसे राज्य में बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सलाह देते हैं राजा को, तो उनमें से कुछ लोगों को उसने अपने पक्ष में मिला लिया। वो बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण मुख्य था जो शकुनी का मंत्री था। ये कौन था? ये शकुनी का मंत्री था जिसने मुख्य काम किया था उनको धृतराष्ट्र को भड़काने का। जैसे तो और भी लोग रहे थे भड़काने के लिए। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों और प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है, मतलब जो फेमस है, वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। ये बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वो बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताएंगे। उन्होंने उनको भड़का दिया कि भाई वो तो बहुत शक्ति वाले हैं, वो बहुत फेमस हैं, तो आप ना अभी से अपने बारे में सोचो वरना आप पछताओगे। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। देखो उन्होंने जो भी प्लान किया था ना, उन्होंने धृतराष्ट्र को कुछ भी नहीं बताया था। दुर्योधन और उनके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते। मतलब कोई ना कोई उनके साथ बोलता ही रहता था कि अपनी जान बचा लो, ये राजा बन जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे, हमारा नाम मिट जाएगा। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। क्या सलाह थी? उनको वारणावत भेजने की। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने, पृष्ठपोषक कौन होते हैं? चापलूस, जो हाँ में हाँ मिलाते रहते ना, वो होते हैं। पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। अब जो लोग थे ना, उन्होंने आके पांडवों को बहुत तारीफ की कि वारणावत एक बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ का मेला इतना सुंदर है, वहाँ बहुत अच्छी जगह है। कहा वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनती है। उनकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई, मतलब उनका भी मन करने लगा। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांगी। इतना हो गया कि पांडव जो थे ना वो खुद आ गए। उन्होंने खुद परमिशन मांगी कि भाई हम वहां पे उसका मेला देखने जाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती, भीष्म मतलब भीष्म पितामह से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वो अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों के तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। अब उन्होंने फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली। किसके साथ? पुरोचन के साथ। पुरोचन ने ये सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। शीघ्रगामी मतलब जो बहुत तेज चलते हैं, उस रथ पे गया और वो पांडवों से भी पहले पहुंच गया। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी और जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। सन क्या होता है? जैसे देखा हो ना अपना चारपाई, जो रस्सी बुनते हैं ना, वो सन होता है। तो वो सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी, ये सारी चीजें कैसी होती हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। तो इनको मिट्टी में मिलाकर उसने एक सुंदर सा एक महल बनवा दिया उनके लिए। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था कि मान लो वो बाई चांस पहले आ गए तो उन्हें दूसरी जगह रोक लेंगे।
दुर्योधन की योजना ये थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वो पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, निशंक मतलब उन्हें कोई डाउट ना रहे, मन में एकदम पुरसुकून हो जाए, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर कोई भी दोष न लगा सके। तो उसकी प्लानिंग क्या थी कि बस ऐसा क्या होगा, अब हम आग लगा देंगे इसमें और जिससे क्या होगा कि कोई भी जनता हो गई और लोग हो गए, कोई ये नहीं कहेगा कि कौरवों ने मारा है। सबको क्या लगेगा कि भवन में आग लग गई और सभी जलकर मर गए। तो बस ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, लाख का भवन। और मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।